मेरा शौहर ज़हनी तौर पर माजूर था क्योंकि मैं खून बहा में ब्याह कर आई थी। मेरे भाई के हाथों शौहर का भाई मारा गया था। इस वजह से मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते। मैं सारा दिन काम करती थी। हवेली की औरतें मुझसे काम करवाती और मुर्द मुझे अपनी जागीर समझते थे। मेरा दीवर मुझ पर बुरी नजर रखता था, मेरी इज्जत पर हाथ डालता था। एक रोज रोते हुए अपना गम हल्का करने के लिए पागल शौहर को सब बताया, तो पागल शौहर ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वो तो पागल होने की सिर्फ एक्टिंग। मेरा नाम उलिया है। जब मैं आईना देखती हूँ तो अपनी आंखों में वो जंजीर साफ नजर आती है जो बरसों पहले मेरे पांव में डाल दी गई थी। ये जंजीर लोहे की नहीं बल्कि रस्म रवाज की थी। मैं सिर्फ 16 बरस की थी जब मेरे भाई से एक कत्ल हो गया। एक छोटे से झगड़े ने पूरे खानदान का चिराग बुझा दिया। हमारे गांव में कानून से ज्यादा रस्म और रवाज ताकतूर थे। पंचायत बैठी, बुजुर्गों ने फैसला सुनाया। कत्ल का बदला कत्ल नहीं होगा, लड़की को खून बहा के तौर पर देना होगा। अम्मी रो रही थी, अब्बा सिर झुकाए खामोश खड़े थे। मैंने पूछा, मेरा क्या कसूर है? मगर किसी ने कोई जवाब न दिया। यूं मुझे उस घर भेज दिया गया जहां मेरा शौहर मुझे पागल समझता था। वो हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए वो एक कैद खाना थी। सुबह सूरज निकलने से पहले आंख खुलती और रात को थकन से गर पड़ती। औरतें मुझे ताने देती, ये खून बहा की दिलान है, उसका कोई मकाम नहीं। मर्दों की नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत न थी। मैं बस एक बोझ थी। मेरा शौहर कामरान कोने में बैठा कभी हंसता, कभी बेबात बात करता। मैं उसे देखती और सोचती, ये कैसा नसीब है मेरा। शौहर है मगर मेरा सहारा नहीं। सबसे ज्यादा मेरा शौहर का कजन यानी मेरा दीवर अहमद मुझे परेशान करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी हुस्न भरी चमक होती। मैं डरती, छपती, मगर कोई मेरा हाल ना सुनता। कई बार मैंने अहमद की अम्मी को कहना चाहा, जो मेरी सास की तरह थी, मगर जबान बंद रही। मुझे डर था कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। कामरान के माँ बाप तो एक एक्सीडेंट में मर गए थे और वो अपने चचा के साथ रहता था। उसके चचा से बहुत प्यार करता और उसका ख्याल रखता। पूरे खानदान में सिर्फ वही एक शख्स था जो कामरान से बहुत अच्छे से मिलता और कहीं ना कहीं ये देखकर मुझे अच्छा लगता। शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास, जो दरअसल मेरे शौहर की चाची थी, आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। कभी सोचती शायद मेरा अंदाज़े जिंदगी उसे पसंद नहीं, कभी लगता शायद मैं उसके बेटे की जगह आ गई हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत मेरे सामने खुलने लगी। एक दिन मैंने उसे कमरे में बैठे सुना। वो अपने पुराने संदूक से कपड़े निकाल रही थी। उन कपड़ों में एक नीली कमीज थी जिस पर खून के धब्बे थे। उसने कमीज को अपने सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया और बार बार कहती, मेरा बेटा, मेरा जगर का टुकड़ा, तुम्हें मेरे दुश्मनों ने मार डाला। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये नफरत सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं बल्कि उसके जख्मों की पुकार है। उसका बेटा मेरे भाई के हाथों कत्ल हुआ था और मेरा उससे कोई बराहे रास्त ताल्लुक न होने के बावजूद वो मुझे कसूरवार समझती थी। मैं उसके सामने आई तो उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। उसने मुझ पर निगाह डालते हुए कहा, तेरा भाई मेरा बेटा निगल गया और तुझे खून बहा में हमारे घर भेज दिया गया। अब मैं तुझे ऐसे जीने नहीं दूंगी जैसे बाकी बहुएं जीती हैं। तो रोज मरेगी, रोज जिएगी, ताकि तुझे एहसास हो कि बेटे के मरने का दुख क्या होता है। इस दिन के बाद उसके रवैये में शिद्दत आ गई। मुझे जूतों से मारती, काम न करने पर भूखा रखती। बाज औकात कहती, जिस तरह मेरे बेटे की खुशियां एक एक करके छीन ली गईं, मैं भी तुझसे सुकून एक एक करके छीनूंगी। मेरे लिए सब कुछ सहना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मैं खून बहा में आई थी। मेरे अपने खानदान वाले भी कहते, अब यही तेरा नसीब है, सह ले, हम और कुछ नहीं कर सकते। और यही इनकार, यही खामोशी मुझे दिन बह दिन तन्हा कर रही थी। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि पैदाइशी पागल नहीं था, बल्कि एक हादसे में उसका ये हाल हुआ। मुझे अफसोस भी हुआ और एक उम्मीद भी जागी, क्योंकि मैंने इंटर में परी मेडिकल किया था और जो पैदाइशी पागल न हूं, अगर उनका अच्छा इलाज किया जाए
तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन कामरान का इलाज तो नहीं किया जा रहा था। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरा देवर अचानक मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या सोच रही हो? और मैं वहां से भाग गई। मैंने जब चाची को देखा कि वो कमरे में आई और कामरान को कुछ दवाई दे रही थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस यही सोचा कि शायद ये उसके इलाज के लिए हूं। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो अजीब लगा। उसका लहजा सख्त था, जैसे जबरदस्ती कामरान को दवाई खिला रही हो। कामरान बाद में मुझसे मानुस हो गया था, मेरी बातें सुनता और मेरी कही बात मानता। मुझे ये अच्छा लगता कि आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी बातों पर भरोसा करने लगा है। इसीलिए एक दिन मैंने चाची से कहा, चाची जान आप तकलीफ न करें, मैं कामरान को खुद दवाई दे दिया करूंगी। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो चौंक उठी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में हैरत की झलक आई और फिर सख्त लहजे में बोली, नहीं, ये दवाई तुझसे नहीं दिलवाऊंगी, ये मेरा काम है। उसने मुझे दवाई को छूने तक न दिया और जल्दी से कमरे से निकल गई। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई। दिल में सवाल उठा कि आखिर ये कैसी दवाई है जो मुझे नहीं देने देती। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने दिल को समझाया, शायद ये वाकई इलाज की खास दवाई हो, शायद यही वक्त पर देना जरूरी हो, और मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा शोहर बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरा मुहाफिज बने, मेरा सहारा बने। उसी ख्याल के साथ मैंने अगला दिन चुपचाप गुजारा। फिर चाची के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चाची जान, आप मुझे दवाई दे दें ताकि मैं कामरान को वक्त पर दे सकूं। वो लम्हा भर के लिए खामोश रही। फिर दरवाजा खोलने के बाद उसकी आंखों में एक अजब सख्ती थी। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगले दिन जब चाची अपना कमरा छोड़कर निकली तो मैंने छुपकर उसके संदूक में झांकने की कोशिश की। वहां एक छोटी सी शीशी रखी थी जिस पर पुरानी लेबल लगी हुई थी। अल्फाज मुधम थे, मगर मैं इतना पढ़ सकी, सेडेटिव्स, हाई डोज। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो वो दवाइयां नहीं थीं जो किसी को सेहतमंद करने के लिए दी जाती हैं। बात आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगी। ये खेल सिर्फ चाची का नहीं लग रहा था, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा हाथ भी था। वही शख्स जिसने पहले हादसा करवाया था, वही जो अब उसकी जिंदगी को दवाइयों के जरिए कंट्रोल कर रहा था। और मेरा पूरा शक अहमद पर था। मैंने अपने दिल में अहद किया, अब मैं अपनी खामोशी नहीं तोड़ूंगी। अगर मैं सच न जान पाई तो मेरा शौहर कभी मेरा मुहाफिज नहीं बन सकेगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब सब कुछ चाची को बताऊंगी, क्योंकि वो वाहिद शख्स लग रही थी जो कामरान से वाकई मोहब्बत करती थी। मगर दिल में एक खौफ था, अगर वो मेरी बात पर यकीन न करे तो। लेकिन जो भी हो, मुझे कामरान को बचाना था। इसी लम्हे अगले दिन मैं छपकर चाची के कमरे में दाखिल हुई और सबूत ढूंढने लगी। दिल रोज रोज धड़क रहा था, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने कमरे में हर तरफ नजर दौड़ाई और चीजें उलट पलट करने लगी, लेकिन कुछ हाथ न आया। इतने में अचानक मेरी नजर अलमारी की तरफ गई। मैंने जैसे ही उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, अभी मैं तरीका सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से एक आहट सुनाई दी। चाची कमरे में आई, आहट के साथ दरवाजा बंद किया। अलमारी के पास गई, उसने कुछ चीजें निकाले और फिर चाबी को कालीन के नीचे रख दिया। मैं सांस रोके सब देख रही थी। जब वो कमरे से बाहर निकल गई, मैंने एक लंबा सांस लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं जल्दी से बस्तर के नीचे से निकली, कालीन उठाया, चाबी निकाली और अलमारी खोल डाली। अलमारी के नीचे कपड़ों और डब्बों के नीचे एक पीला फाइल रखा हुआ था। मैंने फाइल खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस फाइल में जायदाद के तमाम कागजात थे और सब कुछ कामरान के नाम पर था। मेरी नजरें जमीन पर जम गईं। ये वो सच था जिसे सब छिपा रहे थे। कामरान पागल नहीं था, बल्कि असल वारिस था। यही वजह थी कि उसे बीमार साबित किया जा रहा था ताकि जायदाद पर कब्जा किया जा सके। मैंने ने जल्दी से फाइल वापस छिपाई, अलमारी बंद की और कमरे से बाहर निकल आई ताकि शक ना हो। उसके दिल में खौफ और कशमकश जारी रही। अंदरूनी आवाज कह रही थी कि अगर उसने खामोशी इख्तियार न की तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं
बल्कि कामरान की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। अगली सुबह जब सब जमा थे, बयानिया नुगार हचकचाहट के बावजूद चुप रही। उसने फैसला किया कि हालात संभलने तक कुछ नहीं बोलेगी। चाचा जी ने मुझसे से कहा कि उसे अपने घर वालों की याद आ रही होगी और इजाजत दी कि वो अपने मेके जा सकती है। ये हैरानकुन था क्योंकि शादी के बाद कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। वापसी के दौरान रास्ते में एक हादसा पेश आया, जिसके बाद मंजर अचानक बदल गया। बयानिया नुगार ने जब आंखें खोलें तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाया और सामने कामरान खड़ा था। कामरान का रवैया पहले जैसा नर्म और हल्का फल्का नहीं, बल्कि संजीदा और बुझल था, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। मैंने जब आंख खोली तो कामरान इसके करीब था। पहली बार इतनी मोहब्बत और नरमी से पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ तो नहीं लगा? ये जुमले बयानिया निगार के लिए हैरानकुन थे, क्योंकि उसने पहले कभी कामरान को ऐसे लहजे में बात करते नहीमे ने जवाब में पूछा, ये सब क्या? तुम तो ठीक हो? कामरान ने मुस्कुराकर कहा, मैं बीमार कब था। मी उलझन में रही, मगर कामरान ने कहा, ज्यादा मत सोचो। अस्पताल से वापस आते ही बयानिया निगार ने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल चुका था। न कोई रोक टोक थी, न पाबंदियां, न ही लोग जो पहले उस पर नजर रखते थे। सबसे बढ़कर अहमद भी वहां मौजूद नहीं था। ये सब देखकर मी ने हैरत से सवाल किया, सब कहाँ हैं? मैंने कहा, बस लीजिए, मैं यही हूं। ये सुनते ही मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया था। शायद उसी वजह से सब कुछ बदल गया था। मैंने कामरान से कहा, कामरान, मुझे कितना वक्त लगा पता चलने में। मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा ने मेरी मदद की हो, इसीलिए तुम ठीक हो गए हो। मुझे उनका शुक्र अदा करना चाहिए। ये सुनते ही कामरान जोर से हंस पड़ा और बोला, लजिन, तुम भी पागल हो। मैं हैरान रह गई। कैसे? ये सब क्या है? कामरान ने सब हकीकत बता दी। मेरे वालिदीन का हादसा भी चाचा ने करवाया था और तुम्हारा हादसा भी उनकी ही साजिश थी। मैं पागल नहीं था, बस मुझे अदाकारी करनी पड़ी ताकि सबको लगे कि मैं पागल हूं और मुझे जेल न भेजा जाए। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा हादसा भी चाचा ने ही कराया था, क्योंकि जब तुमने कहा कि कुछ दिन के लिए माँ के घर जा रही हो तो उन्हें शक हो गया कि शायद तुम किसी को बता दोगी। वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम इस घर से जिंदा बाहर जाओ, इसलिए उन्होंने मौका मिलते ही तुम्हें खत्म करने की कोशिश की। मगर मुझे कुछ देर बाद ये सब बात समझ आई और मैं तुम्हें बचा सका। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत हो। आखिरकार मुझे वो हिफाजत मिल गई जिसकी मैं तलाश कर रहा था। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक नई रोशनी में ढल गई। मेरे लिए सब कुछ बदल गया। अंधेरों के बाद रोशनी नसीब हुई और मेरी जिंदगी हकीकत में बहुत खूबसूरत हो गई।